वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके अस्तित्व पर कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। हम उनके अस्तित्व को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। एकांत में हम विश्वास करते हैं कि वो है, मगर सबके सामने पता नहीं क्यों उनका विरोध करते हैं। ऐसी ही एक स्पीसीज जिसे हम कहते हैं डेमन्स या शैतान, ये कई रूप में होते हैं, कई प्रकार के होते हैं और इंसानों को कई तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं। आज एक ऐसी ही सोच, एक ऐसे ही विचार की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी एडल्ट है और इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा। कुछ एक विषय, कुछ एक बातें इसमें एडल्टली ली गई हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे सभी सुनने वाले समझदार हैं और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इन सब विषयों पर चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं समझते हैं और मेरे ख्याल से खुले विचारों का होना ही एक स्वस्थ समाज की पहली पायदान है। प्रोफेसर मणिपाल का फोन पाकर मैं बेहद खुश हुआ। वैसे तो प्रोफेसर के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल छापने की कोशिश में है, पर अगर प्रोफेसर किसी को भी समय नहीं देते हैं, मगर मुझे पता नहीं कैसे समय मिल गया। मैं बेहद खुश था। उस दिन मुझे पूरा दिन प्रोफेसर के साथ बिताना था, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, और इसी दौरान प्रोफेसर मुझसे बातचीत करने वाले थे। बता दो, प्रोफेसर मणिपाल हमारे शहर के एक बहुत ही मशहूर पैरानॉर्मल विषयों के जानकार हैं और उनकी नॉलेज, उनके बारे में जानने के लिए लगभग शहर और देश और विदेश के सभी लोग लालायित रहते हैं। काफी समय से हम सारे न्यूज़पेपर वाले उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी को भी प्रोफेसर अपना इंटरव्यू नहीं दे रहे थे। मुझे पता नहीं कैसे ये सौभाग्य मिल गया। जैसे ही मैं प्रोफेसर के घर पे पहुंचा तो नौकर ने कहा, आप यहां बैठिए, साहब अभी आते हैं। घर का सबसे मुख्य आकर्षण था प्रोफेसर साहब की लाइब्रेरी, जिसमें लाखों की संख्या में किताब दिख रही थी, अभूतपूर्व, यूनिक। इन्हें पढ़ने के लिए तो मन लालायित होता जा रहा था। थोड़ी देर में 2 कप चाय और उसके साथ ही एक दुबले पतले छरहरे बदन के व्यक्ति मेरे सामने थे। आंखों पर चश्मा, बाल करीने से कटे हुए और बेहद आकर्षक दिख रहे थे। बैठिए बैठिए, कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूं प्रोफेसर, बस आपकी दया दृष्टि हो गई। असली में देखिए, मेरे पास बताने लायक ऐसा कुछ भी खास नहीं है और जो कुछ है उसे शायद लोग विश्वास न करें, इसीलिए मैं लोगों को बताता नहीं हूं। मगर आप पता नहीं क्यों मुझे पसंद आए, इसीलिए आपको बुला लिया। तो लीजिए चाय लेते हुए पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। प्रोफेसर, मैं शुरू से जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बने। आखिर क्या वजह थी वो जिसकी वजह से आपने ये क्षेत्र चुना? क्योंकि जहां तक मुझे पता है आप पहले इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे। काफी खोजबीन करके आए हैं मेरे बारे में। जी हाँ, देखिए, मेरा इस क्षेत्र में आना सब कुछ अचानक ही था। ये उन दिनों की बात है जब मैं इंजीनियरिंग के
लास्ट ईयर के एग्जाम देकर निवृत्त हुआ था। आंखों में भविष्य के सपने थे और थोड़ा सा समय था छुट्टियों का, जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। कैंपस इंटरव्यू वगैरह भी दिया हुआ था। ऐसे में अचानक एक दिन एक चिट्ठी आई मेरे मामा जी की। मेरे मामा जी जो खुद एक डॉक्टर थे, मगर इंग्लैंड में पढ़ने गए और वहां से शादी कर लाए एक अंग्रेज लड़की को। मेरे नाना का घर काफी ऑर्थोडॉक्स था, अतः एक क्रिश्चियन लड़की का हिंदू लड़के से विवाह करना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ और नाना जी ने मामा जी को फिर से नहीं स्वीकारा। मामा जी अपनी पत्नी के साथ कहीं चले गए। इसके बाद हमसे भी उनका कोई संपर्क न रहा। मगर सच कहूं तो जब मामा थे उस समय वो मेरे बहुत करीब थे। बचपन से वो मुझे बहुत प्यार करते थे और बड़े होते होते जैसे वो मेरे एक दोस्त में तब्दील हो गए थे। इसलिए जब मामा जी की चिट्ठी आई तो मुझे उतना आश्चर्य नहीं लगा। चिट्ठी खोलकर जब मैंने पढ़ा तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा था, मणि, मैं जानता हूं दूसरों की तरह तू भी मुझसे नाराज है, मगर जीवन के अंतिम समय में मैं तेरे अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। बहुत कुछ है जो तुझसे कहना है, मगर इस पत्र में ना लिख पाऊंगा। इसलिए यहां एक पता लिख रहा हूं, उस पते पर आ जा। हो सकता है जब तक तू आए तब तक मैं इस दुनिया से चला गया हूं, मगर आना जरूर। जीवन का एक बहुत ही खास अनुभव अगर लेना है तो आना जरूर। सबसे पहली बात तो ये दुख कि मामा का देहांत हो गया है और उनकी अंतिम इच्छा पूरी ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए घर पर कुछ दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं कहकर मैं अकेले ही उस गंतव्य को निकल पड़ा। मणिपुर की तरफ एक छोटा सा गांव था। जब स्टेशन पर उतरकर मैंने पूछा तो वहां बैठे एक दो लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे अरे, डॉक्टर साहब के घर से हैं, आइए आइए आइए। अरे भाई, आप तो हमारे लिए देव तुल्य हैं। ये लोगों की हिंदी सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि हम में से ज्यादा लोग यही मानते हैं कि इस इलाकों में हिंदी बहुत कम बोली जाती है। मगर अभी तो शाम होने वाली है, उनमें से एक ग्रामीण बोल पड़ा, और डॉक्टर साहब के घर जा पाना तो संभव ना होगा। सवेरे ही जाइएगा। अभी आप मास्टर जी के घर चलिए। वो लोग मुझे बड़े ही प्यार के साथ तथाकथित मास्टर जी के घर ले गए। मास्टर जी भी जब ये सुने कि मैं डॉक्टर साहब के रिलेटिव हूं तो जैसे जैसे मुझे सर पर ही बिठाने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। मुझे बेहद प्यार किया, बहुत ही अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाया। मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित सा हो गया था। ऐसे भी कोई किसी के अवगत कर सकता है। रात वहीं बिताई। सवेरे मामा जी के घर चलने लगे तो मास्टर जी बोले, देखो बेटा, छुपाने का कुछ नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। तुम्हारे मामा यहां रहते हुए कुछ ऐसा करते थे जिससे उनका वो घर अभिशप्त माना जाता है। क्या करते थे हम लोगों को नहीं पता। उनकी मृत्यु भी एक रहस्य ही है। पुलिस ने काफी छानबीन की थी, मगर लाश जिस हाल में मिली वो हत्या समझी गई, मगर किसने हत्या की पता ना चला। इसलिए मेरा तो विचार है कि उस घर में तुम भी मत रहो, और काम काज के लिए तुम्हारे मामा का एक पुराना नौकर है, मगर दोपहर बाद वो भी वहां से चला जाएगा। वो नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, अकेले ही तुम्हें घर पर रहना पड़ेगा। मैं बचपन से ही
डर नाम की चीज को नहीं जानता हूं। इसलिए जब उन लोगों ने ऐसी बातें कही तो मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मगर घर पर पहुंचकर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि एक तो इतना छोटा सा गांव, ऊपर से गांव से बाहर इस जंगली से इलाके में मामा ने घर क्यों बनाया। मगर किया क्या जा सकता था, घर काफी बड़ा था। मैं सामान अमान रखकर मामा की लाइब्रेरी में पहुंचा। इस लाइब्रेरी की बात उन्होंने लिखी थी। असली में मुझसे पत्र में उन्होंने यही लिखा था कि मैं लाइब्रेरी के एक खास हिस्से में रखी कुछ किताबों को जला दूं। उन्होंने मुझे कसम दी थी कि मैं उन किताबों को न पढूं, क्योंकि उनका मानना था कि उन किताबों में माया बसती है। माया जो किसी भी इंसान को अपने वश में ले सकती है, और अगर इंसान उसके वश में आ जाए तो उसका वही हाल होता है जो उनका हुआ था, और वो हाल बहुत ही भयानक है। इसलिए उन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि मैं लाइब्रेरी की सारी किताबें जला दूं। बाकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और उसमें ये सारी किताबें जो इस वक्त मेरी लाइब्रेरी में देख रहे हो मौजूद थी। मगर कहते हैं ना, युवा अवस्था जानने और समझने की अवस्था होती है। एक जुनून होता है जिस काम के लिए मना किया जाए वही काम करने का। मैंने भी वही किया। मैंने मामा की किताबों को पढ़ने की ठानी, और सबसे पहले मुझे मिली एक डायरी, जिस डायरी में मेरे लिए ही संदेश छोड़ा गया था। मगर मामा को कैसे पता कि मैं ये किताबें पढ़ूंगा। उसमें लिखा था, मणि, मुझे पता है तू इन किताबों को पढ़ने की कोशिश जरूर करेगा, तो अब तुझसे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, स्पष्ट कहता हूं। जब घर से मैं यहां चला आया तो तेरी मामी के साथ मैंने इस घर को बसाया। धीरे धीरे यहां प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी, अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया, और ये अच्छी सी जायदाद खरीद ली। वैसे इसके सारे कागजात पास वाले सूटकेस में हैं। उनका क्या करना है अब तू ही जानना, सब तेरे नाम ही कर दिया है। मगर या तो हमें किसी की बद्दुआ लग गई थी या मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि तेरी मामी विदेशी होने के बाद भी मुझे बेतहाशा प्यार करती थी। उसके साथ मैंने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताए, मगर धीरे धीरे उसे एक अजीब से रोग ने पकड़ लिया। मैं खुद डॉक्टर हूं। मैंने बड़े शहरों से अपने बड़े दोस्तों को बुलाया और इलाज कराने की कोशिश की, मगर कुछ न हो सका। तेरी मामी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, और इसी बात ने मेरे अंदर एक जुनून भर दिया तेरी मामी को फिर से पाने का। मैंने कुछ किताबें, कुछ जानकारियां एकत्र करनी शुरू कर दी। इसी समय मेरी मुलाकात हुई मास्टर साहब से। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे उनके साथ काफी समय बीतने लगा। वो मेरी हालत से काफी द्रवित हुए, और एक दिन उन्होंने मुझे मिलाया एक जिप्सी औरत से जो भविष्य देखती थी। उसने भविष्य देखकर मुझसे कहा कि मैं वो सब न करूं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सब प्रकृति के विपरीत है, और प्रकृति के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मगर उस जिप्सी औरत की बातों को न मानते हुए मैं अपने प्रयास में रत रहा, और एक दिन मुझे ये किताबें मिली। ये किताबें अभिशप्त हैं। इन किताबों को पढ़ने वाले के साथ क्या क्या हो सकता है वो मैं तुझे नहीं बता सकता। बस इतना बताता हूं
कि मेरा अंत बहुत ही भयानक रहा। इसलिए एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं, इन किताबों को मत पढ़ना। मैं डायरी पढ़कर आश्चर्यचकित था। आगे भी डायरी में बहुत कुछ लिखा था, मगर वो मामा की पर्सनल बातें थी, मामी के साथ गुजारे हुए उनके मधुमेह समय की जानकारियां, जिसे एक सम्मान के रूप में मेरे लिए पढ़ना उचित न था। इसलिए मैंने डायरी बंद कर दी। बोलकर प्रोफेसर रुके, क्योंकि अचानक घर के ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। प्रोफेसर बोले, मैं थोड़ी देर में आता हूं, कहकर प्रोफेसर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद वो लौटे। मैंने कहा, तो प्रोफेसर फिर वो किताबें आपने पढ़ी? हाँ, अभी लंच का टाइम हो रहा है, चलो लंच की टेबल पर आगे बातें करते हैं। लंच में खाने पीने का काफी अच्छा इंतजाम था। खाते खाते प्रोफेसर बोल पड़े, मैं उस वक्त एक अजीब से जुनून में था। मैंने धीरे धीरे किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। अब ज्यादा समय मेरा उन किताबों को पढ़ने में बीतने लगा। अब शुरू शुरू में मास्टर साहब और गांव के कुछ लोगों के साथ मेरा काफी अच्छा समय बीतता था। मास्टर साहब काफी अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे, मगर धीरे धीरे मैंने सबसे मिलना कम कर दिया। सारा समय उन किताबों को पढ़ने लगा। सच में उन किताबों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो किताबें ऐसी शक्तियों के बारे में थी जिन्हें हम एक तरह की शैतानी शक्ति कह सकते हैं। इन्हें एसोफोगस कहते हैं। इनकी आराधना करके इन्हें जगाया जा सकता है और इन्हें एक सेक्स स्लेव के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कोई पुरुष इन्हें किसी स्त्री के रूप में और कोई स्त्री इन्हें किसी पुरुष के रूप में प्राप्त कर सकती है, जो उनकी काम वासना को शांत कर सके। अब कहने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद मामा जी ने मामी को कैसे प्राप्त किया। उस डायरी में जो निजी पल लिखे हुए थे वो वास्तव में मामी के साथ बिताए निजी पलों के बारे में नहीं, अपितु इस क्रिया को करने के बाद के निजी पलों के बारे में थे। मैं आश्चर्यचकित था और अंततः मैंने उस क्रिया को करने का निर्णय लिया। इस काम में घर का नौकर मेरे बहुत काम आया, क्योंकि यहां मुझे दो खास चीजें चाहिए थी, काले मुर्गे का नाखून और उल्लू का अंडा। चीजें आपको मिल गई? मैंने पूछा। लंच खत्म हो गया, चलो हाथ धोकर सोफे पर बैठकर बातें करते हैं। हम कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गए। लंच वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं अधलेटी हालत में था। प्रोफेसर आगे बोल पड़े, हाँ वो चीजें मुझे मिल गई और एक रात उस किताब में लिखे हुए मंत्र को मैंने पढ़ना शुरू किया। करीब 2 घंटे की वो प्रक्रिया मैंने पूरी की, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मामा जी शायद किसी हेलोसिनेशन में चले गए थे, इस वजह से ये सब उनके साथ होता हुआ प्रतीत हुआ और सब कुछ बंद करके मैं सो गया। बाकी रात क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, मगर अगली सुबह जब मैं जगा तो मेरे शरीर में बहुत दर्द था। या एक बात मैं बता दूं कि उस क्रिया में एक खास परिस्थिति में पहुंचकर शक्ति को एक आकार में ढालना जरूरी था। मामा ने उस शक्ति को मामी के आकार में ढाला, मगर तब तक मेरे जीवन में कोई भी लड़की नहीं थी। मैं
मैं किस रूप में प्राप्त करना चाहता। मेरे कॉलेज में एक लड़की थी जिसे मैं मनी मन पसंद करता था। आजकल क्या कहते हैं उसे, क्रश। मगर उस समय इतना खुल्लम खुल्ला कुछ हो नहीं सकता था, सो कॉलेज भर में उसे कुछ न कह सका और उसके बाद शायद उसकी शादी हो गई। मैंने उसी के रूप की कल्पना की थी, मगर कुछ न हुआ था। अगली रात मैंने एक बार और प्रक्रिया करने की ठानी और अभी प्रक्रिया शुरू की ही थी। क्या आश्चर्य, कमरे में एक अजीब सा सुगंध भर गया। मैं आश्चर्यचकित सा सामने देख रहा था कि अचानक मेरे सामने कॉलेज की वही लड़की खड़ी थी। शरीर पूरी तरह से निर्वस्त्र, अप्रतिम सुंदर लग रही थी वो। अचानक ही मुझे देखकर बोल पड़ी, क्या हुआ? इतने डर क्यों रहे हो? तुम तो कभी डरते नहीं थे ना। मुझे हमेशा से पानी की लालसा रही थी तुम्हारी। आज जब मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ रही हूं तो डर रहे हो? उसके बाद वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई। उसने अपने मखमली होंठ मेरे होंठों पर रख दिए और हम एक दूसरे को किस करने लगे। अचानक ही उसने मेरा हाथ अपने सीनों पर रख लिया। आह, कैसा अप्रतिम अनुभव था वो। मैंने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। वो कोमल एहसास आज भी मुझे याद है। इसके बाद क्या हुआ उतना विस्तृत में बताने की जरूरत नहीं है, मगर बस इतना समझ लो, उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक भूखी शेरनी के साथ पिंजरे में छोड़ दिया गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ सामान्य था, मगर मेरे शरीर पर थे ढेर सारे नाखूनों और दांतों के निशान, जिसे अंग्रेजी भाषा में लव बाइट्स कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हर रात यही सब कुछ होने लगा। मैं जैसे पागल सा होता जा रहा था। दिन भर बस घर में पड़ा पड़ा रात के आने का इंतजार करता, और रात आने पर वो सब कुछ फिर से होता। झूठ नहीं कहूंगा, वो समय मेरी जिंदगी का शायद सबसे आनंददायक समय था, मगर मुझे यही नहीं पता था कि किस भयानक से जाल में मैं फंसता जा रहा हूं। एक दिन अचानक मास्टर जी मेरे घर आए। क्या बात है बेटा, आजकल तुम लोगों से मिलते जुलते नहीं, आते जाते नहीं। अब ये बात सच थी, मैं बिल्कुल एकांत प्रिय हो गया था। घर वालों तक को कोई खत नहीं लिखा था। खर्चा चलाने के लिए मामा की जायदाद से जमीन के कुछ कुछ हिस्से बेचता जा रहा था। पैसे हाथ में काफी थे। मैंने उन्हें टकराने के अंदाज में कहा, हाँ, वो असली में कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए। अरे तो बताना था, तबीयत क्यों ठीक नहीं है? वैसे इनसे मिलो। उनके साथ एक और व्यक्ति थे। वो शायद वहां के पादरी थे। वो बोल पड़े, मसन, इन सब चीजों को गॉड ने नरक की आग के लिए बनाया है। इन्हें अपने पास रखना ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति हाथों में अंगारा पकड़कर चले। तुम भी इस वक्त हाथों में अंगारा पकड़कर चल रहे हो। उसे नरक की आग में वापस भेज दो। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो, वरना
तुम्हारा ये सुख किसी के लिए अभिशाप बन सकता है। मैं सुनकर क्रोधित हो उठा। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, या मैं ठीक ठाक हूं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। मैं सन, मुझे पता है तुम इस वक्त मोह पाश में बंधे हो, मगर जिस दिन ये पाश खुले, यहां से सीधे जाकर दाएं मुड़ोगे तो तुम्हें मेरा चर्च दिखाई देगा, और चर्च के पास ही मेरा घर है। मेरे पास जरूर आना। कहकर पादरी चले गए। मगर उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि वो जो भी है जिसे मैं एक इंसान, एक प्रेयसी, काम वासना पूर्ण करने का एक साधन समझे बैठा हूं, वो एक बहुत ही खतरनाक जीव है। मेरे बिना कुछ बोले अचानक उसने मुझसे पादरी के बारे में हुई बातों के बारे में पूछना शुरू किया। और उस वक्त तुम विश्वास नहीं करोगे, उसकी आंखें जैसे अंगारों सी चल रही थी। किसी इंसान की आंखें इस तरह आग सी नहीं जल सकती। मैंने उसे बता दिया कि मैंने पादरी को वापस भेज दिया। इसके बाद वो सामान्य हो गई और फिर हम रति क्रीड़ा में लीन हो गए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि कोई मुझसे मिलने आया। जब मैं बरामदे में आया तो देखकर आश्चर्यचकित था। ये रमानाथ थे। रमानाथ मेरे बचपन का दोस्त था। माँ बाप की मौत के बाद बेचारा अनाथ था। मामा मामी के यहां रहता था, उन्हीं की दुकान में काम करता और अक्सर उनसे लात जूते खाकर किसी तरह जिंदगी जी रहा था। मैं एक धनी परिवार से था, इसलिए उसकी गरीबी पर मैंने रहम किया। अक्सर मैं उसे किताब, कापी, कपड़े, खाना सब दिया करता था। हमारी दोस्ती बड़ी अजीब सी थी, मगर फिर भी काफी अच्छी थी। फिर वक्त के साथ हम दूर हो गए। अचानक उसे अपने सामने देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उसे पूछा, अब तू यहां कैसे? वो बोल पड़ा, भाई बड़ी मुश्किल से तेरा पता खोजा। मुझे मुझे देख देख मुझे तिरस्कृत मत करना। क्या बताऊं, मामा मामी की अत्याचार सहते सहते अब हद हो चुकी है। अब नहीं सहा जाता। उनके यहां नौकर की तरह काम करता हूं, मगर 2 वक्त का खाना देने में भी जिंदगी को इतनी दिन तक उनके पास बिता दिया। अब नहीं भाई, मैं तेरे यहां रह जाऊंगा, तेरे सारे काम करूंगा, बस पैसा मत देना, 2 वक्त का खाना देना बस। मैं तुझे यहां नहीं रख सकता यार, तू जा यहां से। मैंने बड़े ही रूखे तरीके से उसे कह दिया। हालांकि मेरा नौकर खाना पकाकर जल्दी ही भाग जाता था। ऐसे में एक व्यक्ति का मेरे साथ रहना काफी अच्छा होता, मगर मैं तो वहां अकेला ही रहना चाहता था। बड़ी मुनहार करके उसने आखिर मुझे मना ही लिया। मगर उस रात एक बार फिर से जैसे उसकी आंखें जल रही थी। उसने मुझसे पूछा कि वो कौन है। मैंने उसे बताया कि वो मेरे कॉलेज का दोस्त है और सारी कहानी। अब तुम्हें उससे क्या, वो हमें किसी तरह से परेशान नहीं करेगा। वो एक अजीब सी हंसी हंस पड़ी और बोली, उसके आने से मैं तो परेशान ही हो गई हूं ना। उसका गठीला बदन, सुंदर काया मुझे मोहित कर रही है। मैंने उससे कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मैंने उसे खास हिदायत दी कि वो मेरे दोस्त की तरफ मुड़कर भी ना देखे। मगर रात के करीब 3 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक उठा।
दरवाजा खोला तो रमाकांत सामने खड़ा था। वो बोल पड़ा, भाई देख, तू यहाँ रहता है, जो करता है, मुझे से कोई लेना देना नहीं है, तेरी अपनी जिंदगी है, मगर मगर तू जानता है मैं एक ब्रह्मचारी युवक हूँ, कोई मुझे इन सब में खींचे पुजे पसंद नहीं। हाँ, अपनी उससे कह देना मेरे पीछे ना पड़े। ओह, मना करने के बाद भी उसमें इतनी वासना, वो मेरे दोस्त के पास चली गई थी। नहीं, अब मुझे उसे फटकारना ही होगा। वो मेरी गुलाम है, वो मेरा विरोध कैसे कर सकती है। इसी विचार के साथ मैंने अगली रात का इंतजार किया। बातों ही बातों में डिनर का समय हो गया था। हम दोनों डिनर टेबल पर पहुंच गए। रात का खाना भी काफी अच्छा था। खाना खाते खाते प्रोफेसर आगे बोल पड़े, इसके बाद शायद मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। उस रात मैंने उसे फटकारते हुए स्पष्ट कहा, वेश्या, इतनी काम वासना है तुझ में, मुझसे तुझे हवस ठंडी नहीं हो रही है? क्यों गई थी मेरे दोस्त के पास? मगर मुझे क्या पता था, मैं ऐसा बोलकर आग में घी डाल रहा हूं। उसने जैसी जलती आंखों से मुझको रा कर देखा और बोली, तुम एक हवस के पुजारी पुरुष हो, तुम्हें रिझाने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर तुम्हारा दोस्त एक सख्त हृदय पुरुष है। ऐसे को रिझाने का मजा ही कुछ और होता है। और फिर उसके साथ पल बिताने में जो मजा आएगा वो तुम्हारे साथ कहाँ, शरीर के भूखे कीड़े। मैं सुनकर तमतमा उठा। मैंने उसे कहा, अगली बार अगर तू उसके पास गई तो मैं तुझे वापस नरक की आग में भेज दूंगा। और मेरा इतना कहना ही शायद मेरे लिए काल बन गया। उसने एक जोर का धक्का मुझे दिया। मैं जाकर पास ही की दीवार से टकरा गया। मेरा सर जमीन से टकराया और मैं बेहोश हो गया। कितने देर तक बेहोश पड़ा रहा पता नहीं, मगर जब होश में आया तो रमाकांत की चीखों से घर गूंज रहा था। मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा, अपना कमरा खोलकर बाहर निकला और रमाकांत के दरवाजे पर दस्तक करने लगा। दस्तक करते करते मैं चीखा, छोड़ दो उसे कमीनी, तुझे जो करना मेरे साथ कर, मेरे दोस्त को छोड़ दे। अगर मेरे दोस्त के साथ कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मगर अंदर से उसकी चीखें असहाय रूप से आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। तभी मुझे ध्यान आया पादरी का। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस रास्ते पर चल पड़ा। मेरे सर से बेतहाशा खून गिर रहा था। अचानक दौड़ते मैं चर्च तक पहुंच गया और चर्च के पास ही छोटी सी कोठरी थी। मैंने जाकर वहां दरवाजा ठकठकाना शुरू किया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। पादरी मेरे सामने ही खड़े थे। क्या हुआ मैसन? मेरे दोस्त को बचा लीजिए, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। कहते कहते मैं लगभग उनके कांधे पर ही निढाल हो गया। उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी मारा और मुझे कंधे से सहारा देते हुए बोले, जो कुछ करना है अब तुम्हें ही करना है, चलो मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ एक बार फिर से मेरे घर की ओर ले गए। रमाकांत के दरवाजे पर पहुंचकर हम ठिठक गए। उसकी आवाज आना बंद हो गया था। पादरी बोल पड़े, लगता है तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, मगर अब उसे किसी भी मोहपाश में मत फंसना, उसे भेज दो नरक की आग में। मैंने एक जोर का धक्का रमाकांत के दरवाजे को लगाया और दरवाजा खुल गया। वो सामने खड़ी थी। कल तक जिस निर्वस्त्र रूप को देखकर मैं पागल हो जाता था, आज मुझे उससे घिन आ रही थी। कल तक जिस सीने में अपना सर रखकर मुझे आराम मिलता था, आज उस सीने से मुझे नफरत थी, क्योंकि वहां से टपक रहा था खून, और ये खून शायद मैंने चीखते हुए उससे कहा, पापी दुरात्मा, वेश्या, हवस की भूखी, मैं तुझे आदेश देता हूं कि नरक की आग में तू वापस चली जा। उसने
जलती आंखों से मेरी ओर आक्रमण करने की कोशिश की, मगर पादरी बीच में आ गए। उन्होंने होली बाइबल से उसे छू दिया और एक चीख के साथ वो वातावरण में विलीन हो गई। पादरी ने मुझसे कहा, मैं सुन, ऐसे न जाने कितनी ही शैतानी शक्ति इस दुनिया में घूम रहे हैं, मगर इन सभी को खत्म करना जरूरी है और इसके लिए जरूरत होती है योद्धाओं की, परमेश्वर के योद्धा जो इन शैतानी शक्तियों से लड़ सके। मैं भी उनमें से एक हूं, मगर अब मेरी उम्र हो रही, पता नहीं किस वक्त परमेश्वर का बुलावा आ जाए। क्या तुम हमारी इस सेना में शामिल होगे? तुमसे जो गलती हुई उसे सुधारा तो नहीं जा सकता है, मगर शायद इस काम से तुम्हारे दोस्त की आत्मा को शांति मिल जाए। तभी मैंने सोच लिया कि अब मैं फास्टर के उस योद्धाओं की सेना में शामिल होऊंगा। अब तक हमारा डिनर खत्म हो चुका था। एक बार फिर से हम बैठक के सोफे में आकर बैठ गए। मणिकांत बोले, तो इस तरह से मैंने फादर के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़कर आज एक फेमस पैरानॉर्मलिस्ट हूं। और तुम्हें एक खास व्यक्ति से मिलाता हूं, आओ। कहते हुए मुझे अपने साथ ऊपर ले जाने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ। तभी फिर से सामान की गिरने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गुस्से से चीजें फेंक रहा है। एक कमरे का उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर उनका नौकर खड़ा था। आसपास सामान गिरे हुए थे। यहां यह बता दूं कि खाना खत्म करने के बाद हम लोग कॉफी पीते हुए बातें कर रहे थे। इस वक्त कॉफी का मग मेरे हाथ में ही था। प्रोफेसर बोल पड़े, अब इनसे मिलो। मेरी नजर पड़ी सामने के बेड पर पड़े हुए एक कृशकाय शरीर पर, जो इतना दुबला था कि बिस्तर में बिल्कुल समा सा गया था। सिर्फ एक सिर और आंखें दिख रही थी। प्रोफेसर बोल पड़े, इनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, बोल भी नहीं सकते हैं, सिर्फ दिमाग काम करता है। इसलिए घर में अगर कोई मेहमान आए और इनसे ना मिलाया जाए तो गुस्सा होकर इसी तरह से सामान फेंकने लगते हैं। मैंने पूछा, मगर ये है कौन? इनसे मिलो, मेरे दोस्त रमाकांत। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। यहां कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे हाथों में पकड़ा हुआ कॉफी का कप अनायास ही छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और टुकड़े टुकड़े हो गया।